बिहार में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। अगर आप सेना तैयार करने की बात करें कि आपके तरफ की सेना तैयार हो गई है चुनाव के लिए या आपके विपक्ष की सेना तैयार हो गई है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के घर की बात करना चाहूंगा। बहुत खटपट नजर आ रहा है। खटपट आपके वजह से तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी मांझी जी के तरफ से जो आपके केंद्र में साथी भी हैं, वो एक तरीके से कहें तो चेतावनी दे रहे हैं, उसको आप धमकी समझ लीजिए। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं मांझी। अगर उनको उतनी सीटें, जो कम से कम 20 सीटें वो मांग रहे हैं, अगर नहीं मिलता है तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक आपने सेना की बात की, हमारी सेना भी तैयार है, हमारे सेनापति भी तैयार हैं। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बोल दूं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है चुनाव से पहले, और हर चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा जहां एक तरफ महागठबंधन में कुछ तय नहीं हो रहा होता, बट वो बहुत खूबसूरती से बॉल हमारे पाले में फेंक देते हैं और इस बात का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि एनडीए में तो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, एनडीए में बहुत दिक्कत होगी सीटों के बंटवारे की। ये हम लोगों ने हर लोकसभा में देखा, हर विधानसभा में देखा, जबकि हकीकत में महागठबंधन में कितनी खींचातानी हुई है। हम लोगों ने तो यहाँ तक भी देखा कि एक चुनाव में नॉमिनेशन, मतलब ये अनाउंस होने तक, चुनाव अनाउंस होने तक, नोटिफिकेशन आने तक जो दल उनके साथ थे, नॉमिनेशन होते होते वो दल उनसे छटक गया। तो ऐसे में महागठबंधन का मैं जरूर मानूंगा कि पुनः जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार ने पूरी ताकत लगा दी, पर उसके बाद भी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने एक बार भी उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं, उनके साथ पूरी यात्रा कर ली, पर अभी तक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये एक बार भी उनके मुंह से निकला नहीं। तो मैं ये जरूर मानूंगा कि महागठबंधन में जरूर इस बात को लेकर खींचातानी होगी। जहां तक रही बात मेरे घर की या हमारे अपने घर की बात बताइए। यहां पर मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, कतई कोई किसी तरीके की खींचातानी नहीं है। मैं मानता हूं कि जैसे ही सीटों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होगा, अभी तक हम सब लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में उलझे हुए थे, पर मैं मानता हूं कि जैसे ही ये सारी चीज़ें अब शुरू होंगी, बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से हो जाएगा। मांझी जी के बयान का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी एक पोजीशनिंग को लेकर चुनाव के आसपास इस तरीके के बयान हर दल देता है, इच्छा रखता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें मिले। पर मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि हर वो दल जो जितना सामर्थ्य है, जितनी क्षमता रखता है, उसके अनुसार उनको जरूर सीटें दी जाएंगी। अंतोगत्वा फैक्टर विनेबिलिटी का होगा, वो आधार बनेगा। जो दल जहां से जीतने की क्षमता रखता है, जरूर उसको वहां की सीट दी जाएगी। मांझी केवल एक सांसद हैं अपनी पार्टी के, मांग रहे हैं 20 सीटें, चेतावनी दे रहे हैं 100 सीटें लड़ने के लिए। चिराग पासवान के पास है 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद, और वो जो सीटें मांग रहे हैं, क्या उतनी सीटें मिलेंगी? जो जानकारी ये हम लोग को मिल रही है कि आपको 24-25 सीटें ही शायद दिया जाए। जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आते हैं कि आपकी 24-25 सीटें ही दी जाएंगी। क्या लगता है कि इस बार चिराग मान जाएंगे उतनी कम सीटों पर? ये खबरें कहाँ से आ रही हैं और कौन दे रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा अभी नहीं। और मैं इसलिए भी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा बिकॉज मैं उस नेगोशिएशन के मध्य में हूं। मतलब मैं जानता हूं कि कितनी चर्चाएं हुई हैं, कितनी चर्चाएं नहीं हुई हैं। तो ऐसे में मैं इतना जरूर दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और आप देखिएगा जब सीटों की घोषणा की जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये सूत्रों के हवाले से और ये जो दावे किए जा रहे हैं या ये जो नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया जा रहा है वो कितना गलत है। हम लोगों ने हर चुनाव में, और रोहित भाई मैं आपको तो मतलब कह ही सकता हूं क्योंकि हमने कई चुनाव एक साथ देखे हैं। चुनाव से पहले की भूमिका कैसे होती थी, चुनाव के दौरान की भूमिका, हर चुनाव में लोकसभा में मुझे 2 से ज़्यादा कभी सीटें दी नहीं गई, और जितनी सीटें मिली 2 से ज़्यादा मुझे जीतते हुए कभी दिखाया नहीं गया। भले वो कोई इतने भी सर्वेज हों, भले वो कितने भी सूत्रों के हवाले से खबर हो, हर लोकसभा, इस बार भी 2024 से पहले भी यही कहा जा रहा था कि चिराग अकेला सांसद है, बहुत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2 सीटें दी जाएंगी। 5 सीटें दी गई। अधिकांश सर्वे ने दिखाया कि मैं 2 से ज़्यादा सीटें मैं नहीं जीतूंगा, मैं 5 की 5 जीता। यही 19 में हुआ, यही 14 में हुआ। तो बहरहाल मैं बिना अपने आप को इन सब चीज़ों में उलझाए कि क्या खबरें आ रही हैं, क्या किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि गठबंधन के भीतर क्या बातचीत चल रही है, और इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि वो बहुत सकारात्मक है और बहुत संतोषजनक है। आपको लगता है विनिबिलिटी ही एकमात्र फैक्टर होना चाहिए जब आप सीट शेयरिंग की चर्चा कर रहे हैं, या जब बंटवारा हो रहा है, या कुछ और फैक्टर भी होना चाहिए कि चिराग बड़ा या मांझी बड़ा?
नहीं, कतई नहीं। चिराग बड़ा या मांझी बड़ा नहीं। फैक्टर तो सबसे ज्यादा जनता से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए। पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो ये बहुत जरूरी है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो ये जरूरी है। साफ सुथरी छवि के जब पढ़े लिखे लोग और युवा खास तौर पे जब राजनीति में आएंगे तो मैं मानता हूं कि उस बदलते बिहार को हम लोग देख पाएंगे। तो मेरे लिए तो ये सारे फैक्टर्स हैं ही। मेरा तो एक अपना एमवाई फैक्टर है जो मैंने लोकसभा में भी दिखाया, महिला और युवा का। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, साफ सुथरी छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए। ये मेरे लिए जरूर फैक्टर बनेंगे। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स ऑल्सो। सो जो दल कहाँ पे कितना मजबूत है उस आधार पे जरूर सीटें बंटनी चाहिए। नजरअंदाज उस फैक्टर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कतई नहीं। विनेबिलिटी एक अपने में बहुत बड़ा फैक्टर है, खासतौर पे ये वाला चुनाव जहां पे हम लोग इतने बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हम लोग ऑल टाइम हाई पे इस बार हम लोग जाने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोग लक्ष्य रखते हैं और मैं मानता हूं कि वो क्षमता इन 5 दलों के गठबंधन में है। पहली बार नीतीश कुमार के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी भी चुनाव में। आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, डैमेज तो आपने जो किया था वो किया ही था। इस बार क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का जो एक बैगेज है, एक एंटी इनकम्बेंसी और फिर जो बाकी बहुत सारी मुद्दे जो हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में हैं, उससे क्या एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है? चिराग भले साथ आ गए हों लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक कमजोर कड़ी आज मानते हैं आप एनडीए के हैं, या वो जरूरी है? मैं कतई नहीं मानता, बल्कि मैं मानता हूं सबसे मजबूत कड़ी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अनुभव उनके पास है। देखिए, 2 तरीके होते हैं किसी भी पक्ष को देखने के। या तो आप उसको 2 दशक की 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के तौर पे देख लें, या 20 साल के अनुभव के तौर पर देख लें। और मैं मानता हूं कि आज की तारीख में जब बिहार इतने नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है, नाजुक इन द सेंस अब यहां से बदलाव की शुरुआत हो रही है। इससे पहले आखिरी बार हमने कब देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार आया हो, हजारों करोड़ों की परियोजनाओं को ना सिर्फ बिहारियों के लिए उन्होंने समर्पित किया हो, बल्कि उनको धरातल पर भी उतारा हो। सिर्फ हम लोगों ने शिलान्यास नहीं किया, उद्घाटन तक मेरे प्रधानमंत्री ने उन परियोजनाओं का करने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, जो अब यहां से बिहार को आगे विकास की राह पर तीव्र गति के साथ लेकर जाएगा। तो जो बैगेज, लायबिलिटी, ये सारे विपक्ष के कंसेप्ट हैं जो वो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सबसे मजबूत कड़ी आज की तारीख में हमारे गठबंधन में कोई है तो ये वही डबल इंजन की सरकार, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यहां प्रदेश में मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन आप ही वो थे ना 2020 में जो नीतीश कुमार को बैगेज मानते थे, लाइबिलिटी बताते थे। अचानक 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार आपके प्यारे हो गए? मैं रोहित में 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मैंने भाषा की मर्यादा का हमेशा मैंने ध्यान रखा है। बैगेज, लाइबिलिटी, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां अपने से बड़ों को हमेशा आदर से, भले आप उनकी सोच से सहमत हो नहीं हो, और यही 2020 में हुआ था। कई ऐसे विषय थे जहां पे मेरी असहमति थी और इसीलिए, और क्योंकि मुझे गठबंधन के भीतर वो स्पेस नहीं मिलता था अपनी बातों को रखने का। 2020 का माहौल आप जान ही रहे हैं। ठीक उसी साल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था। गठबंधन में किसी को लगता नहीं था कि उसके बाद मैं उनकी पार्टी को उस तरीके से आगे लेकर जा पाऊंगा, और इसीलिए गठबंधन में मुझे पूरी तरीके से कॉर्नर किया जाता था, मेरी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी और अपनी बातों को रखने की, और आप सबका मैं साथ लेता था अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स, इश्यूज आज नहीं होते, आज भी कई नीतियों को लेकर, भाई गठबंधन में 5 दल हैं तो हर कोई अपना अपना मत रखेगा, हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होंगी। बट क्योंकि वो स्पेस विद इन द अलायंस मिलता है तो ये बातें हम लोग वहीं पे हम लोग सुलझा लेते हैं। तो 2020 और 2025 में गंगा में काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां बहुत बदली हैं। लेकिन एक चीज आप क्या मानते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर आप पे जो चर्चा चल रही है, 25 सीटें होती हैं, लेकिन आपकी भी ज्यादा जाहिर सी बात है ज्यादा मांग होगी, आप भी चाहेंगे कि विनेबिलिटी फैक्टर रख के आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली जाए। अगर कहीं बीच का रास्ता ऐसा होता है, कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति होती है, तो क्या चिराग पासवान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है, एनडीए में बने रहेंगे, या फिर आपको लगे नहीं यार इस बार अब बात नहीं बनी तो फिर 2020 जैसा स्टैंड लिया जाना चाहिए? आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत एनडीए के भीतर मुझे महसूस नहीं हुई। 2014 में जिस खूबसूरती के साथ 7 सीटें हम लोग को दी गई, उसमें से 6 हम लोगों ने जीतने का काम किया। 15 में हम लोग को जिस तरीके से 43 सीट्स पे हम लोग का नेगोशिएशन हुआ, उस वक्त खैर परिस्थितियां अलग थी, एनडीए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। 19 में पुनः हम लोग को वही 7 का आंकड़ा बरकरार रखा गया, 6 लोकसभा की और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा की सीट दी गई। 20 में
विभिन्न कारणों से वो गठबंधन नहीं बैठ पाया। 24 में पुनः मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन धर्म की राजनीति में किसी एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें उठा के दे दी जाएं। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, 2 वाले को 1 और उसके बाद उसकी मर्जर जरूर करवा लिया जाता है, बट मैंने नहीं देखा कि एक सांसद को 5 सीटें दी जाएं। ये विश्वास गठबंधन ने मुझ पर रखा, मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 की 5 सीटें मैंने जीती। तो आज तक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करके गठबंधन में मुझे रखा जा रहा है। वो मान सम्मान हमेशा मिला है। बट हैविंग सेड इट ऑल, अंतोगत्वा जब 5 दल एक साथ आते हैं तो बड़े लक्ष्य के लिए आते हैं। मेरे लिए गठबंधन हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहे, गठबंधन में किसी तरीके की कोई दरार ना हो, एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम करे, इस सोच के साथ मैं गठबंधन में आगे बढ़ रहा हूँ। यानी प्रधानमंत्री का जो अनुमान है वो रहेंगे एनडीए में, कहीं जाने वाले तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा समर्पण जो मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है वो अतुलनीय है। उसकी आप तुलना किसी से नहीं कर सकते, उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। वो समर्पण कल था, आज है, हमेशा रहेगा। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक मजबूती से मेरी पूरी पार्टी उनके साथ है। अच्छा, ये बताइए, आप बीच में जो शगुफा पूरा चला था, ये सिर्फ शगुफा था या इसमें कोई सच्चाई है? अभी भी चुनाव लड़ने का इरादा है आपका, बिहार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, इसको लेकर अभी भी पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है, बट अंटिल एंड अनलेस दिनों से चर्चा चल रही है रोहित, जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाएगा, मतलब हम लोग कोई फाइनल कॉल नहीं ले सकते ना। अभी तो हमें पता ही नहीं कि भाई कितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या कहाँ कहाँ से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन सी सीटें हम लोग को दी गई हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये फैसला लेके बैठ जाऊँ कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सब मेरे चुनाव की तैयारियों में लग जाए, डजंट मेक एनी सेंस। इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव डिसीजन कीपिंग ऑल द सेगमेंट्स विद इन द अलायंस, विद इन द पार्टी इंटैक्ट। तो इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम वर्टिकल्स पे पैरेलली चर्चाएं चल रही है। मुझे लगता है घोषणा एक ही साथ करने का सेंस बनता है। मैं आज से घोषणा करके बैठ जाऊं कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ना अभी तक गठबंधन में सीटें तय हुई, ना सीटों का चयन हुआ, कौन कितनी सीटों पे क्या कैसे कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैंपेन प्लान क्या होंगे, जब तक ये सारी चीजें फाइनल नहीं हो जाती मैं सिर्फ अपना एक सीट पकड़ के बैठ जाऊं। मैं वो नहीं सवाल पूछूंगा कि आप बोलेंगे आप मैं ही पार्टी हूं, सब तो मुझे ही फैसला लेना है, लेकिन is it still in the pipeline? Of course it is in the pipeline. मतलब you want to contest बिहार असेंबली इलेक्शन? Of course, जैसे मैंने बार बार कहा कि मेरी सोच राजनीति में आने की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से रही है। मैं चाहता हूं कि मैं बिहार में रहकर तीसरी बार का सांसद हूं, दिल्ली में रहकर एहसास हुआ है पिछले 11-12 सालों में कि जिस भूमिका में मैं अपने आप को बिहार में देखता हूं वो बिहार में रहकर ही पूर्ण हो सकती है। तो ऐसे में मेरी इच्छा ज़रूर है, पार्टी के भी कई एक बड़ा पक्ष ऐसा है जो ये इच्छा रखता है कि मैं चुनाव लड़ूं। अभी भी ये है, मतलब ये मामला खत्म नहीं हुआ है, आप लड़ेंगे चुनाव? कतई ना खत्म हुआ है, ना ठंडा हुआ है। बट हाँ, इसके ऊपर अंतिम मोहर तब लगेगी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सारी सीटों के लिए बैठेगा। मैं बस यही जानना चाहता कि चुनाव लड़ना है, आपका पाइपलाइन अभी है कि नहीं? एब्सोल्युटली, हाँ। अच्छा, चलिए अब दूसरा एक चीज़, अब थोड़ा विपक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम को आगे नहीं बढ़ाया सीएम के लिए, तेजस्वी ने खुद अपना नाम आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव ने तेजस्वी का नाम आगे बढ़ाया। खटपट इस लेवल तक पहुंच गई है कि तेजस्वी 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में कहते हैं कि 243 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। मतलब यू वांटेड टू गिव अ मैसेज कि भाई कांग्रेस भी अगर लड़ रही है तो मैं ही हूं। तो क्या चल रहा है, ये विपक्ष के घर में क्या चल रहा है? जब चिराग पासवान कहता है कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा तो छूटते यही विपक्ष के तमाम नेता, तमाम दल सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि गठबंधन में दरारें हैं, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये अलग चुनाव लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं। मेरे बारे में ये पूरी पृष्ठभूमि बांध दी जाती है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार उन्होंने जब इस बात को कहा तो इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या गठबंधन में दरारें हैं? देखिए, जब कोई एक बड़ा चेहरा होता है या कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो वो अपने आप को इस भूमिका में जरूर देखना चाहता है कि मैं हर सीट पे अपना समझ के मैं उसको चुनाव लड़ूं। मैं ये मानता हूं कि शायद मेरे छोटे भाई उन्होंने इसी सोच के साथ ये बयान दिया होगा, बट अगर गठबंधन में अपना वर्चस्व दिखाने की सोच के साथ ये बयान दिया है तो मैं नहीं कह सकता। इसके कारण हो सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से सोचें। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा राहुल जी के साथ उन्होंने कर दी, उनके लिए ड्राइवर भी बन गए, गाड़ी भी चला ली, पीएम की भी घोषणा कर दी, पीएम बनाने तक की उनकी घोषणा कर दी, सब कर दिया।
बट उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से मेरे छोटे भाई को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया। संभवतः इस बात की टीस तो होगी ही मन में। दोबारा एक यात्रा पे निकलना, एक यात्रा के समाप्ति के बाद, जबकि गठबंधन के साथ आप ऑलरेडी एक यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद इस तरीके से अकेले यात्रा पे निकलने का क्या मकसद है, मेरी समझ के परे है। बट पुनः वो यात्रा पे निकले हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस यात्रा का आज हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल उस यात्रा का हिस्सा नहीं, क्योंकि गठबंधन के साथ वो यात्रा हो चुकी है। अभी अपने दल को लेकर यात्रा पे निकले तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। अब यही अगर विपक्ष होता हम लोग की जगह, तो अभी तक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया होता। बट हकीकत ये है कि हम लोग अपने काम पे ध्यान देने में हम लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कल मेरे प्रधानमंत्री आए हुए थे पूर्णिया में, उन्होंने एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। सोचिए अब ये वो बदलता हुआ बिहार है जहां एक छोटा सा एयरपोर्ट होता था। पटना का एयरपोर्ट देख लीजिए, पूर्णिया का एयरपोर्ट देख लीजिए कि राज्य में अब 4 हम लोग के पास एयरपोर्ट आ गए हैं। 2 एम्स हम लोग के पास बहुत जल्द मिल जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये हम लोग का ध्यान इस दिशा में केंद्रित है कि अपनी लकीर, विकास की लकीर को इतना लंबा खींचना है कि ऑटोमेटिकली इनके जंगल राज की लकीर छोटी हो जाएगी। जंगल राज आप लोग को आज भी लगता है कि ये सबसे बड़ा आप लोग का एक पोल प्लैंक है? क्योंकि इसी पर हम देखते हैं अंत में जो होता है जंगल राज की याद आप लोग जरूर दिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जंगल राज का नैरेटिव आखिर कब तक? क्या लगता है कि आज भी एक फैक्टर है ये शब्द जंगल राज? रोहित, ये फैक्टर है, और इसको फैक्टर बनना क्यों जरूरी है मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि ये ऑफ कोर्स हम लोग के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई कब तक आप लोग जंगल राज 20 साल हो गए आपको, है ना। बट हकीकत ये है कि जो इन 20 सालों में पैदा हुआ या जो 2005 के बाद पैदा हुआ, उसको नहीं पता है कि राजद की सोच क्या है। उसको नहीं पता है कि राजद कांग्रेस ने किस तरीके से इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। मुझे लगता है शायद हम लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं 80 के दशक के या हम लोगों से पहले वाले, जिनको वो 90 का दशक, उनको वो दौर वो याद है कि किस तरीके से बिहार में हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, ये सारी चीजें चरम सीमा पर होती थी। ऐसे में कहीं गलती से इन लोगों की सरकार वापस आती है तो सोचिए आज बिहार को उस जंगल राज की वजह से उभरने में कितना समय लगा। हम लोग बाकी राज्यों को देखते हैं, दिल्ली बंबई जैसे शहरों को देखते हैं जो कि इतना विकास कर लिए, तो भैया बिहार भी तो उसी समय आजाद हुआ ना। ये कौन से अलग समय पे आजाद हुआ था? आज अगर बिहार इतना पिछड़ा है, क्यों? क्योंकि 90 के दशक में वो खाई इतनी ज्यादा खोद दी गई थी। कहीं गलती से ये लोग फिर वापस आ गए और फिर से उसी तरीके से बिहार में ये तांडव इन लोगों ने शुरू कर दिया, अपराध का, भ्रष्टाचार का। तो सोचिए बिहार फिर कितना पीछे चला जाएगा और फिर कितना समय लगेगा आगे बिहार को लेकर आने के लिए। तो इसीलिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 2005 के बाद पैदा हुआ यंगस्टर, उसको नहीं पता होगा और कहीं गलती से वो भाग गया, फॉल्स नैरेटिव में चला गया, तो हम लोग फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए उन बातों को याद दिलाना, बताना जरूरी है। 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चलिए 5 साल का वक्त हो गया है, अभी भी वो सीएम इन वेटिंग है। क्या लगता है कुछ मौका है या फिर सीएम इन वेटिंग में भी लंबा इंतजार है? प्रभु ऐसा ना बोले, इन वेटिंग वाला शब्द ना कभी कभी इन वेटिंग ही रह जाता है। हम लोगों ने अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग जगहों, अलग अलग क्षेत्रों में देखा है, जब किसी के नाम के आगे इन वेटिंग लग जाता है तो वो लंबे समय तक उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो ही नहीं पाती हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि वो इन वेटिंग कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, बट मैं ये मानता हूं कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल अपने पे काम नहीं करेगा, ये लोग 2020 के परिणामों को लेकर ना इतने, लेट मी यूज द वर्ड, अहंकार में आ गए हैं कि इनको लगता है कि वो जीत सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से थी। रोहित, आप भी आकलन कीजिएगा, जितने सेफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी आगे पीछे इसके ऊपर मंथन किया ही है। अगर आप यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी अगर आप देखते, अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी अगर रहता तो कतई इनका प्रदर्शन ये नहीं रहता ना। अगर उस वक्त मैं अगर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता, ये आरोप भी तो मुझ पर लगता ही है ना कि भैया मेरी वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ, ये हुआ। तो जब मेरी वजह से नुकसान हुआ, अगर मैं साथ में रहता जेडीयू के, जहां जहां पे वो लोग चुनाव लड़े, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल वहां से जीतती? सीन कुछ और रहता। तो फिर तो आज जब ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोग इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतनी बड़ी पार्टी हैं, तो आपको ये भी तो याद रखना होगा कि भाई उस वक्त दरार हुई थी विभिन्न कारणों की वजह से, जिसका लाभ आपने लिया। बट आज आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आज यूनाइटेड एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप दहाई का भी आंकड़ा पार कर लीजिए, ये भी आपके लिए उपलब्धि होगी। चिराग भी मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं।
इस प्रश्न के आज की तारीख में रोहित, और खासतौर पे जब हम लोग चुनाव की दहलीज में, कोई मायने नहीं रखते भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं, ये भविष्य में हम लोग चर्चा करेंगे। बट आज की तारीख में जब सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है, जब गठबंधन ने सर्वसहमति से मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, तो ऐसे में ऐसे सवाल और उन पर दिया गया कोई भी जवाब सिर्फ बिना मतलब कि का भ्रम पैदा करते हैं, जिसका लाभ विपक्ष लेता है। तो कतई 30-35 नेवर इग्नोर एनी क्वेश्चन। में ही बिहार में रहना चाहते इसको भी हम लोग जल्द ही हम लोग क्लियर कर देंगे रोहित। मतलब चर्चाओं का दौर शुरू है, मुझे लगता है अब आंकड़े बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, अधिकृत आंकड़े, सूत्रों के हवाले वाले नहीं। आप भी तो कभी चाहते होंगे ना कि मैं भी आज नहीं, ठीक है चले भी, नीतीश जी का दौर चल रहा है, आगे चल के मुझे भी मौका मिले, मैं भी बिहार। क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जब 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 ऐसी परिस्थितियां बनेंगी उस वक्त आप खुल के ये सवाल मुझसे पूछेगा। बट आज जब सवाल में बच क्यों रहे हैं? आज जब कोई वैकेंसी, मैं बच नहीं रहा रोहित, बट होता क्या ना, मैं कोई भी बातें कहता हूं उसके बहुत अलग मायने निकाल दिए जाते हैं, और मेरे बारे में यह भ्रम खड़ा कर दिया जाता है कि मैं गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन में दरारें पैदा कर रहा हूं, जबकि मैं उस सोच का व्यक्ति हूं कि अगर मुझे कहीं पे कोई चीज बॉदर करेगी, मैं अपने आप को खुद उससे अलग कर लूंगा। 2020 में मैंने किया ही ना। बट गठबंधन में रहकर गठबंधन को आप नुकसान पहुंचाएं, ये सोच मेरी कभी नहीं रही। बट मेरे कोई भी एक बयान जो मैं दे दूंगा, उसको लेकर फिर एक ऐसी धारणा बांधी जाती है कि चिराग गठबंधन में असहज, अलग होने की सोच, ये वो। हम लोग 28 में हम लोग दोबारा बात करेंगे, 29 के चुनाव से पहले, और 29 में फिर बात करेंगे 30 के चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री घुसपैठियों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये लगता है वाकई एक बड़ा मुद्दा है बिहार के, अगर संदर्भ में हम देखें, चुनाव के संदर्भ में देखें। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है, और ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। कल हम लोग जिस सीमांचल के इलाके में थे, ऐसे सीमावर्ती इलाकों में ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से घुसपैठ करके इल्लीगल तरीके से लोग सीमा को पार कर कर हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के संसाधनों पर, जिस पर पहला हक अधिकार भारतीयों का है, उस पर वो अपना दावा रखते हैं, और जिस तरीके से हमारे सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग कर कर चुनाव को प्रभावित करने का कार्य प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, कतई इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीति इसके खिलाफ होनी चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ होनी चाहिए, जिसका मेरी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव में क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं एनडीए के लिए, और क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी क्या वही बनेंगे, क्या चिराग का समय, मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल बनाया जाएगा, जब उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि नेतृत्व ने सर्वसहमति से मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने, 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने की हम लोग सोच रखते हैं, और मैं मानता हूं कि हम 5 दलों के कॉम्बिनेशन में वो क्षमता है कि हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करेंगे।